जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने यहाँ क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, वही जो मेरी सीरीज चल रही है। अब हमने यहाँ एक क्वेश्चन से लिखा है, बेसिकली हमने यहाँ दो क्वेश्चंस लिखे हैं। अब पहले ही हमने कहा था हम यहाँ उन क्वेश्चनों की विशेष बात नहीं करेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो डायरेक्ट हैं। हम सिर्फ उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, बहुत सारी थ्योरियाँ पैदा होंगी, बहुत सारे रिजल्ट डेवलप होंगे। हम उन क्वेश्चनों को ही अपने सीरीज में पिकअप करेंगे। उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस की भरमार रहती है, तो ये मेरे सीरीज में इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहेंगे। हम कि कैसे क्वेश्चनों पे फोकस नहीं करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चंस लिखा है। तो इसको थोड़ी बात हम पढ़ दें कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस है, अभी हमारा वो टारगेट नहीं है और अभी हमारा उस पर इंटरेस्ट भी नहीं है। देखिए, थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे ये जो दिसंबर 13, 2020 का जो क्वेश्चन है बी पार्ट का लीनियर अलजेब्रा का, ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे क्वेश्चंस भी खूब रहते हैं। क्या है कि लेट एस इज इक्वल टू बी ए सबसेट ऑफ, यहाँ लिखा है नॉन जीरो वेक्टर्स। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज द कीवर्ड्स कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन है फ्रॉम आर्यन। आर्यन से है वो। नाउ कंसीडर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट सर ये दिस इज द यूके ईयर। चलिए कोई बात नहीं। नाउ कंसीडर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ एस इज एलडी सेट, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है आर्यन का, देन यूके इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। क्या ऐसा होगा क्या? इस पे कुछ एक मिलता जुलता भी रिजल्ट है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए जो रिजल्ट्स के जो कंसेप्ट हैं, जो लॉजिक है ना, उनको आप बहुत सीरियसली जो है ना ध्यान से पढ़िए। एक एक वर्ड को आप ध्यान दीजिए वहाँ, रिजल्ट पर भी, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट रिजल्ट पर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये है कि एफ एस इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन आर्यन, देन के लेस देन एन। क्या ऐसा होगा? उसके बाद पूछा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकेंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, या दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर जनरली परंपरा है, ऐसा ही ऑप्शन बनता है। अगर दो स्टेटमेंट दिया है तो यही पूछेगा फर्स्ट सेकेंड कौन ट्रू है। और बेसिकली दोनों रिजल्ट पे बना हुआ है कि अगर ये एलडी सेट है अगर कोई भी, तो ये होता है कि इनमें से कोई वेक्टर्स जो होगा ना, किसी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो है इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशंस के टर्म में लिखा जा सके। U2 भी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द U1 हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है कि देन UK इज़ द प्रीसीडिंग वन। नो, यहाँ सिर्फ ये भी हो सकता है कि U3 इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द U1 U2। बट कोई वेक्टर किसी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस होगा, कम से कम एक वेक्टर किसी एक अन्य वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस पक्का होगा, तभी वो एलडी सेट बनेगा। मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि यही अपने का जो है प्रीसीडिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। जो फर्स्ट जो होगा स्टेटमेंट, और दिस इज द फॉल्स ईयर एंड दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस। तो हमारी सीरीज में अब ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पिकअप नहीं करेंगे, वो हमारे इंटरेस्ट की भी चीज़ नहीं है। सेकेंड क्या है? सेकेंड ये कहता है कि n डायमेंशनल वाले वेक्टर से k वेक्टर्स को लिया गया है, और ये कह रहा है कि सेकेंड में इफ एस इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो क्या k लेस देन n होता है? नहीं, रिजल्ट ये होता है k लेस देन आर इक्वल टू n। ये होता है कि k n से लेस भी हो सकता है और k इज इक्वल टू n भी हो सकता है, k ग्रेटर देन n नहीं हो सकता है। k जो है मैक्सिमम जो है इज इक्वल 1 हो सकता है या लेस देन n हो सकता है। दिस इज द रिजल्ट हियर। अब यहाँ क्या कहा है कि k लेस देन n है। अगर लेस देन आर इज इक्वल टू n होता तो बात सही हो जाती। तो k लेस देन n कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर k लेस देन आर इज इक्वल टू n है तो पक्की बात होगी कि अगर सेट S में k वेक्टर्स हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो या तो वही है, रख दें, कोई बात नहीं है, या मैक्सिमम जो होगा n के इक्वल होगा। n से ज़्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो दिस इज़ द रिजल्ट हियर। तो स्टेटमेंट सेकेंड ही भी इसका फॉल्स है। दिस इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट 1। तो अब यहाँ देख लीजिए कौन ऑप्शन सही होना था। फर्स्ट एंड सेकेंड आर बोथ आर फॉल्स, यही था, बी ऑप्शन है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पिकअप नहीं करेंगे। हमने इस चीज़ को दिखा दिया। जो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं हमारे सीरीज़ में वही चलेंगे, ताकि आप भी देखें।
और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों में दम है। ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे थ्योरी का जो है कंसेप्ट क्लियर होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन से लगा करके ही थ्योरी पढ़िए। बहुत थ्योरी आपने पढ़ लिया है, उस थ्योरी के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन लगा करके थ्योरी पढ़िए, उसका आनंद देखिए। चलिए, क्या है क्वेश्चन? ये रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। कहा है कि एन इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड ए इज ए स्ट्रिंग, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर ये तो उसके शब्दों का मायाजाल है। कहने का मतलब है ना कि दिस इज द व्हाट, दिस इज ए सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स A1 A2 A3 एंड so on, वेयर ईच AN बिलोंग्स 01। मतलब क्या है कि A1 A2 A3 एंड so on, इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ से निकल के आएगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि ये जो वर्ड्स इस तरीके से बन रहे हैं, बेसिकली ये जो सीक्वेंस हैं इनके ईच एलिमेंट 0 और 1 से लिखे जाएंगे। ठीक, अब कहा है फिक्स ए वर्ड एस, स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं है। कह रहा है कि एक वर्ड एस फिक्स करिए, वो ऐसा है वेयर एन इज इक्वल टू एन है। और आगे बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि इफ़ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। ठीक है, कि एन की वैल्यू 1 होगी अगर एन हमारा प्राइम है। चलिए, लेट कैपिटल एस, दिस इज द सेट हियर, सच दैट एम बिलोंग्स एन, एम कोई नेचुरल नंबर है, सच दैट एन इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ये सेट एस हमारा इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो विच इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ एस, इस सेट एस की कार्डिनलिटी क्या होगी, इसके बारे में आपसे वो जानना चाहता है। CSIR नेट वाले हमेशा कार्डिनलिटी पे क्वेश्चन बनाते हैं। उनका बड़ा ये फिक्स्ड टाइप का जो है ना एक क्वेश्चंस रहता है, जैसे लगता है कि उसका ये पेटेंट है। कार्डिनलिटी पे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ की बात अपनी देखते हैं कि इस ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। सॉल्यूशंस की बात आते हैं, हम कार्डिनलिटी ऑफ एस निकालने जा रहे हैं। बाकी ऑप्शंस क्या है हम देख लेंगे। चलिए, तो प्रूफ की जगह हम सॉल्यूशन लिख दें। ए की बात बिल्कुल क्लियर है, यस पे हमें फोकस करना है, यस के बारे में बात करनी है। अच्छा, यहाँ जो यस लिखा हुआ है कह रहा है कि एन 1 है इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। तो मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर हमारा 2 से शुरू होता है तो S2 1 होगा, S3 1 होगा, S5 1 होगा, S7 1 होगा एंड so on। बट S4 के बारे में क्या ख्याल है? S4 के बारे में यहाँ तो कुछ डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो फिर होगा क्या, यहाँ वो बात आ जाएगी। AN इज इक्वल टू SN, मतलब SN की जो वैल्यू है ना वो AN के इक्वल है। तो अगर n प्राइम है तो 1 दे देगा, लेकिन अगर n प्राइम नहीं है तो जैसे हमारा 4 है 6 है तो S4 क्या आएगा, S6 क्या आएगा, होगा क्या S6, A6। और A6 की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 और 1 से आएगी। तो S6 तो 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि S6 1 तभी होगा जब वो प्राइम होगा, तो 6 तो प्राइम नहीं है। तो फिर A6 तो के इक्वल तो है, और A6 साहब ये कहाँ से आएंगे, 0 और 1 से। अब ये 1 नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राइम नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इसका मतलब कि A6 की वैल्यू हमारी 0 लेगी। दिस इज़ द क्लियर ईयर। इस वर्ड का हमारा लिखने का मतलब यही है। इन दोनों से जो बातें छन के बाहर आएंगी वो यही होंगी कि हम जो है S4 की S6 की मतलब प्राइम नहीं है अगर n, तो फिर SN की वैल्यू क्या होगी, तो फिर वो 0 हो जाएगी। भले ही यहाँ डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट यहाँ से बात वो क्लियर होती है। राइट, ओके। अब चलिए अपनी बात हम आते हैं। जो क्वेश्चंस की एक एक बातें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सेट एस में हम लोग फोकस करते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। सेट एस में जो बात कही गई है वो A इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड so on सच दैट m बिलोंग्स टू n। m नेचुरल नंबर है, कैसा है, सच दैट कि इस नेचुरल नंबर के लिए क्या है, an इज इक्वल टू SN फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। राइट, तो चलिए
यम बिलोंग्स एन, यम इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ तो एक्चुअल में एचसीएम लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो यम पे डिपेंड करती है। यम हम 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, बट CSIR वाले थोड़ी यहाँ चालाकी किए हैं, ऐसा वहाँ कुछ लिखे नहीं है। बट देखिए इसका फॉर्मेशन कैसा बनता है। अगर यम इज इक्वल टू मैं 1 ले लूँ तो फिर इस सेट यस का अगर नामकरण संस्कार मैंने S1 कर दिया, S1 मतलब कि यम बिलोंग्स एन, यम इज इक्वल टू 1 के लिए हमने बात शुरू की है। चलिए A इज इक्वल टू अभी A1, A2, A3 एंड सो ऑन मैंने रख दिया। अब यहाँ क्या होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, इसका मतलब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ m इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो फिर n की वैल्यूज़ क्या क्या होगी, तो फिर तो ये पूरा नेचुरल नंबर ले लेगा, नहीं, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब सारा नेचुरल नंबर उसके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ क्या क्या वैल्यू आएगी भाई। जैसे A1 है, A1 इज इक्वल टू S1, और S1 की वैल्यू क्या होगी, 1 तब होगी जब 1 प्राइम होगा, लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो कैसे इसको लिखेंगे देख लीजिए, आइए शुरू करते हैं। A1 n इज इक्वल टू 1, मतलब A1 इज इक्वल टू जब S1 होगा तो S1 की वैल्यू 1 तो नहीं लिख सकते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि वो 1 तभी होगा जब प्राइम लिखेंगे। तो फिर A1 की वैल्यू आएगी कहाँ से, कह दिया है A1 की वैल्यू आप 0, 1 से ही लिखेंगे, बट 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, रीज़न इसका ये है कि 1 तब है जब ये सफिक्स प्राइम है, तो ये तो प्राइम है नहीं, तो फिर कहाँ से वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो इसका फर्स्ट जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू S2 होगा। सेकेंड, जब n2 आप लिखेंगे तो A2 इज इक्वल टू S2, और S2 इज ए प्राइम। अगर ये प्राइम है तो इफ एंड वन लीव कहा, इसलिए इफ एंड वन लीव कह दिया ताकि कोई बवाल ना मचे। अगर इफ एंड वन लीव नहीं होता तो बवाल हो जाता ना, तो कह दिया कि इसकी वैल्यू 1 है, अगर वो प्राइम है, अगर वो प्राइम है तो 1 है। चलिए बहुत क्लियर कट बात हो गई इफ एंड वन लीव से। तो A2 की जो वैल्यू होगी हमारी 1 होगी। अच्छा A3 भी प्राइम आएगा S3 के साथ, तो A भी 1 ले लेगा। 4 नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। 5 अगेन, दिस 6 अगेन 0, 7 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आपका, राइट। यानी यहाँ वो प्लेस जो प्राइम है 1 लिखेंगे, और प्राइम जहाँ नहीं है वो 0 लिखेंगे, तो ये तो मेरा फिक्स हो जाएगा, दिस ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ m इज इक्वल टू 2 ले लूँ, मैंने इसका नामकरण संस्कार S2 किया, तो देखिए यहाँ क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m है यहाँ, और हमने m2 लिखा है, तो n क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और an इज इक्वल टू Sn है, और n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, तो फिर जब n की वैल्यू आप 2 से शुरू करेंगे तो फिर A2 इज इक्वल टू S2। अब ये देखिए प्राइम है नहीं, S प्राइम है, तो A2 की वैल्यू मेरी 1 आएगी। अब A3 इज इक्वल टू S3, ये भी प्राइम है तो ये भी वैल्यू 1 आएगी। बट A1 और A2 के बारे में, A1 के बारे में क्या ख्याल है, A1 के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू n 2 से शुरू हो रही है, A1 एज इट इज रहेगा। लेकिन ये भी साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि A1 इस कंडीशंस में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ n 2 से शुरू हो रहा है, तो A1 की वैल्यू क्या हो सकती है। अब तो A1 की वैल्यू आपकी जो होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। चलिए तो A1 हो गया। अच्छा A2 क्या होगा, 1 होगा। A3 भी 1 होगा, बट A4 0 होगा, A अगेन 1 होगा, ऐसे चलेगा, राइट। अच्छा अब इसमें कितने नंबर होंगे, इसके बाद ये तो फिक्स हो गया पूरा, जो भी मिलेंगे पूरा ऑल दीज, बट A1 फिक्स नहीं है, क्योंकि A1 की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि सेट S2 की जो कार्डिनलिटी होगी, A2 एक बार मैं अगर 0 लिख दूँ तो 1 1 0 ऐसे चलेगा, एक A हो गया, और नेक्स्ट जब A1 1 हो जाएगा तो 1 1 0 एंड 801 ये चलेगा। तो सेट S2 की कार्डिनलिटी मेरी 2 हो गई। अब S3 जरा देख लीजिए, S3 में क्या आएगा, तो अगर मैं m यहाँ 3 ले लूँ तो n कहाँ से शुरू होगा, 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। यानी A1 A2 यहाँ अब 2 ऑप्शन बच गए, बाकी जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स हो जाएगी। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस फिक्स हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ A3 लिखेंगे तो A3 आपका यहाँ है n 3 से है और 3 प्राइम है,
तो 1 हो जाएगा, A4 आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद सारी वैल्यू जो भी मिलेगी दिस इज़ द फिक्स्ड वन, क्योंकि प्लेसेस फिक्स होंगे, या तो प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो अगर प्राइम है तो वहाँ 1 आएगा, अगर वो प्लेस प्राइम का नहीं है तो फिर वहाँ 0 आएगा। अच्छा, यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ ज़रा देखिए, इसके भरने की जगह 2 हैं, इसके भरने की जगह 2 हैं, तो दोनों को अगर एक साथ भरा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब सेट S3 की जो कार्डिनलिटी होगी वो मेरी 4 हो गई। तो ऐसे बनेगा, ऐसे एसएम बनाइए थोड़ा। एसएम कैसे बनेगा, देखिए A1 A2 एंड आर्ट्स 1 AM, यहाँ तक तो फिक्स नहीं होगा, बट जब M+1 M+2 एंड आर्ट्स 1 लिखेंगे तो ये प्लेस या तो प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा। बात पक्की है। नेचुरल नंबर से जब आप लिखेंगे प्लेस पर, यही ना नेचुरल नंबर है, तो फिर नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, या तो प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा। तो अगर प्राइम है तो 1 आएगा, अगर प्राइम नहीं है तो 0 आएगा। तो मतलब क्या, इसके बाद जो भी नंबर होगा वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये कितने तरीके से भर सकते हैं, देख रहे हैं, A1 2 वैल्यू ले सकता है, तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ के बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो रही है ये, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। यानी जो M स्थान है में एक प्रत्येक स्थान 2 तरीके से भरे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर सबको एक साथ भरे जाए तो 2m हो जाएगा आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जिस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। तो हमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट S निकालनी थी, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगी भाई, क्या लिखेंगे, देखिए व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ S। कार्डिनलिटी ऑफ S का मतलब कितना हुआ, S1 S2 S3 इस टाइप के जितने हैं सबके कलेक्शन। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट S होगी, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन एंड आर्ट्स 1 यूनियन SM यूनियन, ये सब सारी चीज़ें चलेंगी। S1 में कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द S1, 1 है। इसमें कितने हैं, 2 हैं, अभी हम लोग निकाले ही हैं। S3 में 4 हैं, यहाँ कितने हैं, 2m है। मतलब इसमें जो भी हैं फाइनाइट है, ईच में फाइनाइट है मेरे। यूनियन कहाँ तक चलेगा, मतलब ये जो भी है दिस इज़ द काउंटेबल, और एक रिजल्ट होता है ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बहुत फेमस रिजल्ट है ये ध्यान धरिए। जनरली इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल यूनियन मतलब पूरा नेचुरल नंबर, काउंटेबल सेट कि जो सेट है वो काउंटेबल होना चाहिए, इज काउंटेबल, वो काउंटेबल होता है। अब यहाँ देखिए ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, सारे इसमें जितने बनेंगे सब काउंटेबल है, और यूनियन जो है काउंटेबल है। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो होगा दिस इज द काउंटेबल, बट फाइनाइट नहीं होगा, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, राइट। अगर काउंटेबल फाइनाइट में लिखूंगा क्या, नहीं काउंटेबल फाइनाइट में लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो M मेरा बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से है ना, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक है भाई, काउंट वेयर इज द नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट तक चलता है, बट दिस इज द काउंटेबल। तो काउंटेबल में भी 2 बातें होती हैं कि काउंटेबली वो फाइनाइट है और काउंटेबली इनफाइनाइट, बट ये तो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो यहाँ काउंटेबल है, बस ये बात हो गई, दिस इज द काउंटेबल। लेकिन जो ऑप्शन में जो दिया है वो काउंटेबली इनफाइनाइट लिखा है, अनकाउंटेबल तो होगा नहीं, राइट, ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज नॉट, मैंने प्रूव किया कि ये एट मोस्ट काउंटेबल। अब ये है कि काउंटेबल फाइनाइट है, नहीं तो फाइनाइट नहीं है, एक काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये तो ऑप्शन 1 है, हमने प्रूव कर दिया काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो बाकी कुछ रहा नहीं। अब देख लीजिए क्या सही होगा, तो फिर ये तो नहीं हो सकता फाइनाइट बट मोर देन 1, नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट, एक काउंटेबल भी लिख देता तब भी काम आपका चल जाता, राइट, क्योंकि काउंटेबल में दोनों बातें आती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों बातें समाहित हो जाती हैं, बट वहाँ इनफाइनाइट लिख दिया तो बिल्कुल क्लियर कह दिया, अनकाउंटेबल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो पार्ट बी है वनली 1 ऑप्शन, एंड नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट कि ये क्यों मेरा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी। बावजूद इसके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएँ, आप कमेंट करें, हम उसका स्वागत करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।